जेठानी के लिए पूरे ससुराल से लड़ने वाली देवरानी। तीन भाई भोला, अंकित और शिवांग अपने अपने बैग लेकर बाहर निकलते हैं। क्रांति देवी पागलों की तरह दौड़ती है और भोला के पैर पकड़कर जमीन पर लेट जाती है। नहीं मेरे बच्चों, मुझसे पाप हुआ है, घोर पाप हुआ है। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मार लो, पर घर छोड़कर मत जाओ। अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है माँ, हटिए हमारे रास्ते से। ओ जी, पत्थर की मूरत बने क्या देख रहे हो, कुछ तो बोलो। लालची राम कांपते हुए हाथ जोड़कर बहुओं और बेटों के सामने सिर झुका देते हैं। बेटा, अगर तुम चले गए तो दुनिया थूकेगी मुझ पर। हाँ, तुम्हारी माँ गलत थी, मैं भी चुप रहकर गुनहगार बना, पर एक बार हमें मौका दे दो। पापा हटिए हमारे रास्ते से। अंकित और शिवांग लालची राम जी को धक्का देते हैं। तभी सुमन आगे बढ़ती है और लालची राम के हाथ पकड़ लेती है। रुकिए सब लोग, पापा जी आप हाथ मत जोड़िए। अगर घर के बड़े झुक जाएंगे तो बच्चों का कद छोटा हो जाता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम इसी घर में रहेंगे। लेकिन भाभी ये घर नहीं, नागों का अड्डा है, और ये नागिनें आपको फिर डसेंगी, मत फंसिए इनके जाल में। तुम दोनों ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्या अब तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? पापा जी और मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हम यहीं रहेंगे। सुमन की बात कोई भी काट नहीं पाता और सब लोग घर के अंदर वापस आने लगते हैं, लेकिन क्रांति देवी दरवाजे की दहलीज पर रुकती है। चलो अच्छा है, आखिर मेरा हुक्म का इक्का काम कर ही गया। सब लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने इस बूढ़ी माँ की लाज रख ली और घर वापस आ गए। मम्मी जी अब पुरानी बातें भूल जाइए, अब आप हमसे इस तरीके से माफी मत मांगिए, हमें अच्छा नहीं लगता। अंकित, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। इसके बाद श्रद्धा, कीर्ति और सुमन मिलकर खाना बनाती हैं। घर में सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। चलिए पापा जी, श्रद्धा, कीर्ति पेट भर कर खाइए। सच में बेटा, खाना बहुत लाजवाब है, पर अब मैं अपनी बेटियों को घर ले जा रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे, अभी तो मेरे देवरों की शादी बाकी है, कल ही रिश्ता पक्का कर लेते हैं। अगले दिन घर में पंडित जी पंचांग खोलकर बैठे हैं। देखिए भाई, मुहूर्त तो बहुत ही दुर्लभ निकल रहा है। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद की तारीख सबसे उत्तम है। तो बस ठीक है पंडित जी, लॉक कर दीजिए। अरे, अगर ये मुहूर्त हाथ से निकल गया तो फिर 6 महीने तक कोई लगन नहीं है। क्या 6 महीने? अरे नहीं 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 पंडित जी, आप इसी हफ्ते की तारीख दीजिए। हाँ महाराज, आप तो बस 1 हफ्ते वाला मुहूर्त पक्का करिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है आप दोनों को, थोड़ा तो धीरज रखिए, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। लगता है अंकित जी को लड्डू खाने की ज्यादा ही जल्दी मच रही है। सब ठहाका मारकर हंसते हैं। शादी फिक्स होते ही घर में हलचल मच जाती है। सुमन सबसे ज्यादा उत्साहित है। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं, इन दोनों के लिए सबसे सुंदर जोड़े खरीदने हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत। मैं तो लो चली में अपने देवरों की बारात लेकर पर खूब नाचूंगी। भाभी, आप तो इस गाने पर डांस करना, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊं मैं, सामने खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। मेरी देवरानियां कोई डराने वाली चीज थोड़ी है, ये तो वो शेरनियां हैं जो अपनी जेठानी के लिए पूरे ससुराल से भिड़ गईं। ठीक है, तुम लोग क्या बस यहाँ खड़े होकर बातें ही करते रहोगे? चलो काम धाम भी करना है कि नहीं? सुमन, कल ही इन दोनों को लेकर मार्केट जा और इनके जोड़े और गहनों की बुकिंग करा दे। मार्केट जाने की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। श्रद्धा और कीर्ति चहकते हुए अपने पिता के साथ चली जाती है। बाकी लोग भी सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हॉल में क्रांति जी को अकेला देखकर नागिन धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और उन्हें कोने में ले जाकर फुसफुसाती है। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार, अपनी वार्डरोब को दे नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? ये सब तो हमारे प्लान में था ही नहीं, आप तो एकदम ही बदल गई हो। क्या सच में उन बहुओं के आगे हार मान ली? चल चल, बहुत हुआ तेरा, अब तू मुझे भड़काने की कोशिश मत कर और ना ही इस घर में आग लगा। माँ? हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि शांति से तेरे भाइयों की शादी हो और फिर तेरी विदाई करूँ,
तभी इस घर में चैन आएगा। जा अब यहाँ से। नागिन हैरान खड़ी है। और सुन, जाने से पहले एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर ला मेरे लिए। माँ मैं चाय बनाऊं? आपकी बहुएं किस दिन काम आएंगी, उनसे क्यों नहीं बोलती? ज्यादा जुबान मत चला, तुझे कल को ससुराल जाना है, वहाँ क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी? जा चाय बना। नागिन किचन में जाती है। वो गुस्से में चाय के बर्तन पटक रही है और खुद से बातें कर रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो लगता था कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती, पर मेरी माँ तो रातों रात सती सावित्री बन गई। सोचा था बहुओं को नौकरानी बनाऊंगी, यहाँ तो माँ ने मुझे ही नौकर बना दिया। नागिन का चेहरा गुस्से से लाल है और वो चाय का कप जोर से ट्रे में रखती है और अपनी माँ को देती है। अगले दिन सुबह सुबह सभी खरीदारी करने पहुंचते हैं और एक आलीशान साड़ी और कपड़ों के शोरूम में बैठे होते हैं। काउंटर पर साड़ियों और सूटों का ढेर लगा हुआ है। क्रांति देवी के पास नोटों से भरा बैग है। सुमन, श्रद्धा, कीर्ति और नागिन चारों वहां मौजूद हैं। भैया, सबसे महंगी और सबसे चौकी साड़ियाँ निकालो। दुकानदार एक के बाद एक महंगी साड़ियां दिखाता है। सास अपनी गड्डी से एक नोटों की गड्डी निकालती है और काउंटर पर पटक देती है। ये लो सुमन बेटा, ये बनारसी देख। श्रद्धा, तेरे लिए ये कांजीवरम, और कीर्ति तू ये लहंगा देख। अरे मम्मी जी, इतना सारा? आपने तो पूरा शोरूम ही खरीद लिया। आज कोई कंजूसी नहीं होगी। ये लो और पैसे। मेरे तीनों बेटों के लिए सबसे बढ़िया शेरवानी दिखाओ, और हाँ, इनके लिए भी रेशमी कुर्ता पजामा निकालो। शोरूम के कोने में मखमली सोफे पर लालची राम आराम से बैठे हैं। उनके हाथ में ठंडा शरबत है और वो राजाओं की तरह सबको देख रहे हैं। वाह भाई वाह, आज तो क्रांति ने सच में क्रांति कर दी। पहली बार तिजोरी का मुंह इतना बड़ा खुला है। अरे सेठ जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसी जेठानी सबको नहीं मिलती। अरे वो तो सही कह रहे हैं भैया, अभी अपने क्रांति देवी के जलवे देखे ही कहाँ हैं। इनको बनाने के बाद तो भगवान ने भी सांचा फेंक दिया होगा। लालची राम जी की बातों पर सभी हंसते हैं, लेकिन नागिन का चेहरा अभी भी उतरा हुआ है, क्योंकि उसे अपनी माँ की ये दरिया दिली हजम नहीं हो रही है। क्या हुआ नागिन जी, आप खुश नहीं है? देखिए, मम्मी जी ने आपके लिए कितना सुंदर कलर लिया है। खुश क्यों नहीं हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। बस माँ का ये नया अवतार देखकर मेरा सिर चकरा रहा है। श्रद्धा, देख रही है, मम्मी जी तो आज नोट ऐसे उड़ा रही जैसे कागज के टुकड़े हों। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना हो। चुप कर, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी। आज खुशी का दिन है, बस एंजॉय कर। ढेर सारी शॉपिंग बैग्स गाड़ियों में रखे जा रहे हैं। सब लोग शोरूम से बाहर निकल रहे हैं। सुमन सास का हाथ पकड़कर चल रही है। मम्मी जी, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। आपने साबित कर दिया कि एक माँ चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। पागल है तू, तुम खुश तो मैं खुश। जैसी सुमन आगे बढ़ती है, क्रांति देवी अपने बैग में बचे हुए नोटों को देखती है। लुटा लेने दे आज इन नोटों को, क्योंकि ये नोट नहीं, लॉटरी है, लॉटरी। गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं। सुमन और देवरानियां चहकती हुई गाड़ी में बैठती हैं। क्रांति देवी हाथ हिलाकर उन्हें विदा करती है, लेकिन खुद वहीं रुक जाती है। मम्मी जी, आप नहीं आ रही हैं? चलिए ना। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, पास में ही मंदिर है, जरा माथा टेक लो। तुम लोग निकलो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे वाह माँ, चलिए, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जैसी गाड़ियां आंखों से ओझल होती हैं, क्रांति देवी झट से फोन निकालती हैं। हेलो, कहाँ मर गई? मैंने कहा था ना मार्केट के पास वाले कैफे में आ जाना, मैं वहीं पहुंच रही हूँ, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद क्रांति देवी कैफे के एक कोने में बैठी इंतजार कर रही हैं। तभी एक और महिला वहां आती है। आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बैठ, काम क्या हुआ? तू चिंता मत कर क्रांति, सब तैयार है। जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ। तगड़ा शिकार हाथ लगा, कम से कम 50 लाख। बस यही तो मैं चाहती हूँ। बड़े शिकार करने के लिए छोटे छोटे दाने फेंकने पड़ते। अगर मैंने भी इन सब की गले की फांस ना बनी ना, तो मेरा भी नाम क्रांति देवी नहीं। पर ध्यान रखना क्रांति, अभी शुरू में किसी को रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि हम क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तू फिक्र मत कर, बस तू अपना काम पक्का रख, बाकी मुझ पर छोड़ दे। हे भगवान, यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। आखिर कौन है ये माया, और क्या है क्रांति देवी का वो खौफनाक इरादा? क्या वाकई कुत्ते की तुम सीधी हो गई थी, या फिर ये आने वाली तबाही की आहट है? खैर, वो तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन एक तरफ जहां सभी बहुएं और बेटे शॉपिंग करके घर पहुंचते, तभी घर के दरवाजे तड़क भड़क वाली साड़ी, ढेर सारा मेकअप और हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर एक महिला आती है। ओए हाय, मेरे बच्चे आ गए। हाय रब्बा, कितनी प्यारी हैं बहुएं मेरी। क्रांति, तूने तो हीरा ढूंढा है, हीरा। अरे बुआ जी, आप यहाँ कैसे?
तेरी माँ ने बुलाया और मैं ना आऊं? आखिर बच्चों की शादी है, अब इस घर की रौनक मैं संभालूंगी। पीछे से क्रांति देवी भी आ जाती हैं और सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। क्रांति देवी तिजोरी से एक बहुत भारी रजवाड़ी हार निकालती हैं। सुमन बेटा इधर आ, तू घर की बड़ी बहू है, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए ये रजवाड़ी हार सिर्फ तेरा है। वाह क्या बात है, बड़ी बहू का रुतबा ही अलग होता है। श्रद्धा कीर्ति तुम लोग बुरा मत मानना, आखिर तुम तो अभी नहीं हो, सुमन ने तो इस घर को सींचा है, तुम ये छोटे सेट से काम चला लो। श्रद्धा और कीर्ति एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। मम्मी जी ये हार बहुत ज्यादा कीमती है, श्रद्धा और कीर्ति की तो शादी है, उन्हें कुछ भारी पहनना चाहिए, आप ये हार इनमें से किसी को दे दीजिए, मैं ये छोटा सेट रख लूंगी। देख लिया भोला, देख लिया लालची जी, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, पर इसे लगता है कि मैं अब भी वही पुरानी सास हूँ। बेटा अगर तुझे ये हार बोझ लग रहा है तो समझूंगी कि तूने मुझे आज भी माफ नहीं किया। अरे नहीं माँ, आप रोइए मत। सुमन क्या कह रही हैं? माँ इतने प्यार से दे रही हैं, रख ले। अरे हाँ हाँ बहू रख ले, श्रद्धा कीर्ति तो छोटे सेट में भी चांद लगेंगी, खर्चा भी कम हुआ और शगुन भी हो गया। सुना तुम दोनों ने, खर्चा कम हुआ? वाह लालची भाई साहब, क्या बात कही है। श्रद्धा कीर्ति तुम लोग कितनी खुश नसीब हो ना, शादी तुम्हारी और घर की महारानी जेठानी जी बनी बैठी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अब तक जेठानी की अकल ठिकाने लगा देती। नहीं बुआ जी, हमें खुशी है कि भाभी को उनका हक मिल गया। हाँ हाँ और क्या। श्रद्धा और कीर्ति एक दूसरे को देखती हैं। शाबाश जहरीली, तूने तो तीली लगा दी, अब बस मुझे इस आग को हवा देनी है। अरे माँ ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि जब मेरी शादी तय होगी तो ये हार मुझे दोगी, फिर भाभी को क्यों? चुप रह, तू अभी बच्ची है, तू जा जाकर अपनी भाभियों के लिए चाय बना कर ला। हद है, कल तक बहुएं नौकरानी थी, आज मैं बन गई। नागिन बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ जाती है। अगले दिन सुबह श्रद्धा और कीर्ति घर में आती हैं। घर के सोफे पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स खुले पड़े हैं। श्रद्धा और कीर्ति ने अपने संगीत और हल्दी के लिए बहुत चाव से लहंगे और साड़ियां चुनी हैं। सुमन पास ही बैठी है। अरे वाह श्रद्धा, ये रंग तो बहुत ही खिला खिला है। अरे पर ये रंग तो सुमन बेटा पर ज्यादा फबेगा, क्यों श्रद्धा? पर मम्मी जी ये तो मैंने अपनी हल्दी के लिए खास पसंद किया था। तो क्या हुआ बेटा, तूने पहना सुमन ने पहना, एक ही बात हुई। ले बेटा सुमन ये तू रख, श्रद्धा के लिए हम बाजार से कुछ और ले आएंगे। हाय रब्बा सुमन तू कितनी खुश नसीब है, देख तो श्रद्धा का चेहरा, कितनी खुशी खुशी अपनी पसंद तुझे दे रही है। हाँ क्यों नहीं बुआ जी, मेरा लहंगा मुझसे बिना पूछे भाभी को दे दिया, ये ज्यादा नहीं हो रहा? अब क्रांति देवी सोने के कंगन निकालती है जो उन्होंने कीर्ति को देने का वादा किया था। कीर्ति बेटा ये कंगन जो तूने लिए थे ना, ये सुमन के लहंगे से मैच कर रहे, ये ना मैं सुमन को दे देती हूँ। मम्मी जी वो मेरे शगुन के गहने हैं। अरे कीर्ति आखिर तेरी जेठानी तेरी बहन जैसी तो है, उसने पहना तूने पहना, ये एक ही बात है। कीर्ति मजबूरी में कंगन सुमन की तरफ बढ़ा देती है और दोनों बहनें घर से जा रही होती हैं। तभी क्रांति देवी श्रद्धा और कीर्ति के पीछे पीछे आती है और घर के बाहर। देखो श्रद्धा कीर्ति, मैंने इंटीरियर वाले को बुलाया है, मैं तुम दोनों के कमरे का डिजाइन नया बनवा दूंगी, एकदम नए जमाने का, पर खबरदार सुमन को कानो कान खबर ना हो। पर क्यों मम्मी जी? अरे बेटा अगर उसे पता चला तो वो भी अड़ जाएगी कि उसका कमरा भी नया बनवाओ, और तुम्हारे ससुर जी को तो तुम जानती हो, एक एक पैसा गिन कर देते हैं, बजट ही नहीं है, तुम बस चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगी। श्रद्धा और कीर्ति हैरान होकर चली जाती है। उसके बाद क्रांति देवी सुमन के पास जाती है। सुमन बेटा कल इंटीरियर वाला आएगा, तू घर की बड़ी बहू है, हक से बोलना कि पहले तेरे कमरे का काम होगा। अगर ये देवरानियां कुछ बोले ना तो घबराना मत, आखिर बहनें हैं, थोड़ी नोक झोंक तो प्यार बढ़ाती है। अपने मन की बात कहेगी तभी तू इस घर में रानी बनकर रहेगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगले दिन हॉल में इंटीरियर डिजाइनर नक्शे फैलाकर खड़ा है। सब लोग वहां जमा है। देखिए भैया, कायदे से मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो पहले मेरे कमरे का काम शुरू होना चाहिए, कमरे का पूरा लुक बदल जाना चाहिए। भाभी लेकिन क्यों, शादी हमारी हो रही है तो हमारे कमरे बनने चाहिए ना, और वैसे भी पापा जी के पास अभी इतना बजट नहीं है कि सबके कमरे बने। बजट नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पति कमाते हैं इस घर में, उनके पैसों पर मेरा हक है, मेरे कमरे का इंटीरियर होगा ही होगा। अच्छा तो अब आप हमारे पतियों की कमाई पर बात करेंगी? भाभी आप भूल गई क्या, इस घर में आपकी कोई कदर नहीं करता था, ये हम दोनों ही थी जो आपकी ढाल बनकर खड़ी हुई और पूरे ससुराल से भिड़ गई। तो क्या आप जिंदगी भर मुझे एहसान गिनाओगी तुम दोनों? मैंने गलती कर दी जो तुम दोनों को अपनी सगी बहन समझा। सगी बहन? सगी बहनें कंगन नहीं छीनती और ना ही दूसरों के हक पर डाका डालती हैं। भाभी आप तो बिल्कुल बदल गई।
भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? इन दोनों ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। बहसबाजी बढ़ जाती है। सुमन रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। श्रद्धा और कीर्ति अपना बैग उठाकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी जी, अगर इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं और हर चीज पर सिर्फ भाभी का ही कब्जा रहना है तो हमारा यहाँ आना बेकार है। अब हम इस घर में तभी कदम रखेंगे जब हमें हमारा हक मिलेगा। चल श्रद्धा। दोनों गुस्से में घर से बाहर निकल जाती हैं। क्रांति देवी पीछे खड़ी होकर हाथ में माला जप रही हैं। क्रांति, दोनों चिड़िया उड़ गईं। अब घर में सिर्फ तू और तेरी ये सीधी बड़ी बहू है। अभी तो सिर्फ घर से गई हैं जिज्जी, अब होगा असली तमाशा। जहरीली बुआ और क्रांति देवी एक नया षड्यंत्र बुन रही थी। अगले दिन घर के आंगन में ढोलक बज रही है और घर सजा हुआ है। श्रद्धा और कीर्ति सुंदर लहंगों में बैठी हैं। मेहंदी वाली अपनी कीप लेकर श्रद्धा के पास आती है। चलिए दीदी, हाथ आगे कीजिए, बहुत सुंदर डिजाइन लगाऊंगी। ये लड़की रुक, सबसे पहले शगुन की मेहंदी हमारी बड़ी बहू सुमन के हाथों में लगेगी। चल सुमन बेटा, हाथ आगे बढ़ा। सुमन संकोच में हाथ आगे बढ़ाती है। श्रद्धा और कीर्ति एक दूसरे को हैरानी से देख रही हैं। यार कीर्ति, ये तो हद ही हो गई है। साड़ी हमारी थी, वो इनको दे दी। ज्वेलरी हमारी थी, वो इनको दे दी। यहाँ तक कि मम्मी जी ने अपना सबसे भारी सेट भी इनको दे दिया और अब हमारी शादी की मेहंदी भी पहले इन्हीं को। वही तो, प्रायोरिटीज की भी कोई सीमा होती है। ऐसा लग रहा है शादी हमारी नहीं भाभी की दोबारा हो रही है। माना मम्मी जी को शायद अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा हो रहा है, पर यह पछतावा अब हमें बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। रस्म के बाद सुमन अपने कमरे में बैठी मेहंदी सुखा रही है। क्रांति देवी दबे पांव अंदर आती है और उनकी आंखें लाल हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, मेरी तो फूटी किस्मत है। मैं तो बस तुझे तेरे हिस्से का प्यार और मान देना चाह रही थी, लेकिन किसी का हजम नहीं हो रहा। क्या मतलब? श्रद्धा और कीर्ति ने कुछ कहा क्या? अभी बाहर क्या बातें कर रही थी पता है? कह रही थी कि मम्मी जी सठी आ गई हैं, सुमन की वजह से उनकी शादी का मजा किरकिरा हो गया और ना जाने क्या क्या। क्या वो दोनों मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी? हाँ बेटा। नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। घर में शादी का माहौल है। वहीं नागिन जल भुनकर एक कोने में खड़ी है और बार बार अपना खाली हाथ देख रही है। हद है भाई, घर में दो शादियां हो रही है, पर मेरी किस्मत तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले पोपट लाल जैसी हो गई है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सबकी शादी हो रही है, बस मेरा ही रिश्ता नहीं हो रहा। अरे लाडो, तू खुश नहीं है क्या? बुआ जी, खुशी जाए तेल लेने। यहाँ मेरी उम्र निकली जा रही है और माँ को बहुओं के दंगल से फुर्सत नहीं है। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए भी हम जल्दी ही राजकुमार ढूंढेंगे। क्या घंटा राजकुमार मिलेगा? मेरी माँ को गिरगिट की तरह रंग बदलने से फुर्सत नहीं मिल रही। कब ढूंढेंगे वो मेरे लिए राजकुमार? नागिन बुदबुदाते हुए वहां से चली जाती है। शादी वाला दिन भी आ जाता है। फेरों का समय है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। श्रद्धा और कीर्ति दुल्हन के जोड़े में है। तभी अचानक श्रद्धा अपना हाथ खींच लेती है और गठबंधन रुक जाता है। रुकिए पंडित जी, ये फेरे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हमारी शर्त नहीं मान ली जाती। श्रद्धा, ये क्या पागलपन है? मंडप में कैसी शर्त? पागलपन नहीं अंकित जी, ये हमारा भविष्य है। हमारी शर्त ये है, शादी के तुरंत बाद हमारा बंटवारा होगा। क्या बंटवारा? शादी के मंडप में? बंटवारे की बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फेरे तब होंगे जब हमें घर में आधा हिस्सा और अलग रसोई चाहिए। बस बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। बंटवारा? किस बात का बंटवारा? ये घर मेरा है, मेरे पति के खून पसीने का है। मैं जीते जी इस घर के टुकड़े नहीं होने दूंगी। कोई बंटवारा नहीं होगा। देखा श्रद्धा कीर्ति, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर सुमन ही नहीं मान रही। अब मैं क्या करूं? लड़ो और लड़ो। ठीक है भाभी, अगर आपको घर के टुकड़े पसंद नहीं है तो हमें भी इस घर में रहना पसंद नहीं है। अंकित जी, शिवांग जी, अगर इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है तो आप हमारे साथ हमारे मायके चलेंगे। हाँ, हमारे पापा का घर बहुत बड़ा है, आप दोनों वहाँ घर जमाई बनकर रहोगे। बोलो, चलोगे हमारे साथ? ये क्या अनर्थ कह रही हो तुम दोनों? खानदान की नाक कट जाएगी। भैया, जहाँ मेरी पत्नी खुश नहीं वहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। यहाँ रोज रोज के कलेश से अच्छा है कि हम अपनी ससुराल में इज्जत से रहें। अरे ये क्या अनर्थ है? मेरे बेटे पराए घर के चौखट चूमने जाएंगे। हद है, अब तो मेरे भाई भी विदा हो रहे हैं। मम्मी, मेरी बारी कब आएगी? अरे ठीक है बेटा, तुम शादी होने दो, फिर बेटे चाहे कहीं भी रहे, खुश रहने चाहिए। श्रद्धा और कीर्ति की शादी अंकित और शिवांग के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद श्रद्धा और कीर्ति अपने पतियों के साथ मायके जा रही हैं। अरे वाह क्रांति देवी, क्या फर्क किया है आपने। भाई साहब, मैं क्या करूं? सुमन ने तो बंटवारा करने ही नहीं दिया, तो बच्चों ने ये रास्ता चुन लिया। दोनों बेटी अपने ससुराल चले जाती हैं।
बच्चों को घर के कलेश से दूर रखने के लिए भोला भंडारी उन्हें हॉस्टल भेज देता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुबह। सुमन बेटा जा, तू जरा मंदिर हुआ घर की शांति के लिए माता को चुनरी चढ़ाना। ठीक है माँ, मैं चढ़ा आती हूँ। सुमन को मंदिर भेजने के बाद क्रांति देवी भोला भंडारी को लेकर सुमन के कमरे में जाती है और अलमारी खोलती हैं। देख भोला, देख, नागिन की शादी के लिए मैंने जो जेवर बनवाए थे वो सब सुमन ने अपनी तिजोरी में दबा रखे। ये लालच का कीड़ा है बेटा जो पूरे घर को खा गया। मेरे बेटे चले गए, बहुएं चली गई। हाँ भोला, भाभी सही कह रही, मैंने भी देखा था सुमन ने भाभी से जबरदस्ती ये जेवर छीन लिए थे। माँ मैं कैसे मानूं? बेटा तूने तो शादी में देखा ना मैं कैसे हर चीज में सुमन को आगे कर रही थी। तू ही बता, मैं आखिर साबित करने के लिए और क्या करूं? माँ सही कह रही है, उन्होंने इतने दिनों में सुमन की काफी तरफदारी की है। देख बेटा, तू सुमन से इस बारे में कोई बात मत करियो, मैं नहीं चाहती घर की शांति भंग हो। ठीक है माँ, मैं इस बारे में सुमन से कोई बात नहीं करूंगा। नागिन दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। भोला भंडारी के कमरे से बाहर जाने के बाद नागिन कमरे में आती है। वाह माँ, क्या दांव खेला है। तीनों भाभियों को आपस में लड़ा दिया और अब भैया को भी मुट्ठी में कर लिया। मुझे तो पता था कि एक बार को 12 साल बाद कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन मेरी माँ नहीं। अभी तो शुरुआत है लाडो, आगे आगे देख होता है क्या। मैंने कोई धूप में बाल सफेद थोड़ी ना करे हैं। एक तरफ क्रांति देवी अपना दाव खेलती है, वहीं दूसरी तरफ नागिन का रिश्ता पक्का हो जाता है। क्रांति देवी ने आज श्रद्धा और कीर्ति को भी बुलाया है। जहरीली बुआ सोफे पर पैर पसार कर बैठी हैं। देखो बहुओं, नागिन तुम्हारी इकलौती ननद है, उसकी शादी पक्की हो गई है। अब तुम लोग बताओ कि अपनी बहन की शादी में क्या क्या योगदान दोगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने हिस्से के सारे जेवर नागिन को दे दूंगी। हम भी पीछे नहीं हटेंगे मम्मी जी, जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के बीच फिर से दरार आए। तुम दोनों तो सुमन के लिए ससुराल से भिड़ गई थी, पर अब उसके तेवर बदल गए। क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? अरे लाडो, तुम्हारी सास शर्म के मारे बोल नहीं पा रही। उस सुमन ने सारे खानदानी जेवर अपनी अलमारी में दबा लिए। मुझे तो नहीं लगता वो एक अंगूठी भी देगी। क्या भाभी ऐसा बोल रही हैं? मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम अपना हक लेना जानते हैं। श्रद्धा कीर्ति को भड़काकर क्रांति जी और जहरीली बुआ अंदर आकर सुमन के कमरे में बैठती है। सुमन बेटा, मैंने तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ लिए, पर श्रद्धा और कीर्ति ने साफ मना कर दिया। हाँ सुमन कह रही थी कि हमारे पति तो घर जमाई बनकर रह रहे, हम कहाँ से खर्चा करें। जेठानी का पति बहुत कमाता है, सारा खर्चा वही करेगी। क्या उन्होंने मुझे ताना मारा कि मैं ही सारा खर्चा करूं? मम्मी जी मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगी। जैसे ही सुमन कमरे से बाहर आती है, जहरीली बुआ सुमन की अलमारी से चुपके से जेवर निकालती है और उन्हें दूसरी जगह छुपा देती है। अब जब शादी वाले दिन जेवर नहीं मिलेंगे तब तमाशा देखेगी ये जहरीली बुआ। नागिन की शादी का मंडप सजा है, शहनाइयां बज रही हैं। नागिन दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी है। दूल्हे वाले और मेहमान आ चुके हैं। तभी अरे समधन जी, वो चढ़ावे के कहने कहाँ हैं? रस्म शुरू करनी है। अरे सुमन बेटा, वो गहने का जो मैंने तुझे श्रद्धा को देने के लिए दिए थे। माँ जी आपने तो कहा था कि गहने आपने खुद श्रद्धा को दे दिए। क्या? मम्मी जी ने तो मुझसे कहा था कि सुमन भाभी ने गहने देने से मना कर दिया है और अपनी अलमारी में बंद कर रखे हैं। हाँ भाभी, आप इतनी लालची कैसे हो सकती है? ननद की शादी में भी आप गहने खा गई? तुम लोग पागल हो गए हो। मम्मी जी ने तो मेरे हाथ से गहने लेकर कहा था कि छोटी बहुएं मायके में हैं, मैं उन्हें भिजवा दूंगी। तीनों बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं। तभी दूल्हे वाले खड़े हो जाते हैं। अरे जिस घर की बहुएं मंडप में गहनों के लिए लड़ रही हों, वह हमारा बेटा नहीं ब्याहेगा। ऐसी परवरिश वाली लड़कियां हमें नहीं चाहिए। दूल्हा और बाराती मंडप छोड़कर चले जाते हैं। नागिन रोने लगती है और सुमन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आई भाभी? आपको मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ ने मुझे अपनी आंखों से दिखाया था कि तिजोरी में आपने गहने छुपाए हैं। माँ ने मुझे देते वक्त भी दिखाया था। सुमन, माँ सच कह रही है। तू सिर्फ लालची नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। माँ ने तुझे अपनी सगी बेटी की तरह जेवर दिए और तूने उन्हें हड़प लिया और इन दोनों बेचारियों पर इल्जाम लगा दिया। माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप नहीं तो बस कर कल मुंही। अब मेरा नाम मत ले। मैंने तो सोचा था तू घर संभालेगी, पर तूने तो मेरी बेटी की बारात लौटा दी। निकल जा इस घर से। भोला सुमन को धक्के देकर घर की दहलीज से बाहर निकाल देता है। श्रद्धा और कीर्ति भी उसे नफरत से देखती हैं। सभी लोग उदास हैं। रात का समय है। क्रांति देवी अपने कमरे में एसी चलाकर जहरीली बुआ के साथ बैठी हैं।
जीजी अच्छा हुआ ना जो मैंने सुमन से गहने ले लिए हैं और उसे बोल दिया है कि वो मैंने श्रद्धा को दे दिया और छोटी वाली से कहा कि गहने सारे बड़ी वाली दबा कर बैठी है। हाँ तभी तो हमारा प्लान पूरा हुआ है। अब आगे क्या करना है रुकिए बताती हूँ। क्रांति देवी फोन पर बात करती हैं। हाँ माया सब सेट हो गया है, अब बस आखिरी दांव बाकी है। क्रांति मान गए तुझे एक पंथ दो काज। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जीजी, अब बोला कि शादी उस अमीर लड़की से होगी और हम बनेंगे लखपति। बाहर सड़क पर सुमन अकेली रो रही है, अंदर सास और बुआ ठाके लगा रही हैं। घर में सन्नाटा है। भोला अपनी बेटियों की तस्वीर देख रहा है और सुमन की याद में डूबा है। बेटा क्यों दुखी होता, देख उस कुलक्षणी सुमन ने तो घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा हुआ वो चली गई, अब देख मैं तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी माँ, अब मेरा इस घर से मोह भंग हो गया है। एक तरफ क्रांति देवी ने 2 दिन बाद ही भोला की दूसरी शादी की तैयारी कर ली, वहीं सुमन फटे पुराने कपड़ों में सब्जी मंडी में दर दर भटक रही है। तभी वहां श्रद्धा और खरीदारी करने आती है। भाभी आपकी ये हालत? छोटी मुझे माफ कर दो, माँ जी ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों ने गहने ले लिए। क्या? पर हमसे तो माँ जी और बुआ ने कहा कि आपने सारे गहने तिजोरी में दबा लिए। नहीं छोटी, माँ जी ने तो मुझसे गहने लेकर कहा था कि वो तुम्हें भिजवा रही है। उन्होंने हम तीनों को लड़ाया था कि वो उनकी दूसरी शादी करवा सके और आज वो शादी हो रही है। मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे हैं। अचानक सुमन, श्रद्धा और कीर्ति चंडी बनकर एंट्री लेती हैं। सुमन सीधे जाकर हवन में पानी डाल देती है। अरे ये कलमुही यहाँ क्या कर रही है, धक्के मारो इसे। सुमन भोला की तरफ बढ़ती है और कड़ाकेदार थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ उस मर्द के लिए जिसके कान कच्चे और अकल घास चरने गई है। सुमन, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, इंसाफ है। अपनी माँ से पूछो वो जेवर कहाँ है जो उन्होंने मेरे हाथ से झपट कर तिजोरी में छुपाए थे। श्रद्धा और कीर्ति अपने अपने पतियों के सामने खड़ी हो जाती हैं। और तुम दोनों माँ की बातों में आकर अपनी बीवियों को पराया कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम मायके में रो रही थी और तुम यहाँ शादी के लड्डू बांट रहे हो। कीर्ति कोने में खड़ी जहरीली बुआ की चोटी पकड़कर उसे बीच मंडप में घसीटती है। बोल बुढ़िया, सच बोल वरना यही तेरा पोपट बना दूंगी। है छोड़ दे, सब क्रांति की चाल थी। उसी ने जेवर छुपाए थे ताकि नागिन की शादी टूटे और भोला की दूसरी शादी अमीर खानदान में हो सके। पूरा घर सन्न रह जाता है। नागिन अपनी माँ के करीब आती है। माँ, आपने अपनी ही बेटी की खुशियाँ सिर्फ पैसों के लिए बेच दी? नहीं लाडो, ये सब झूठ है। बस बहुत हो गया आपका ढोंग। तीनों बहुएं एक साथ खड़ी होती हैं। माँ जी, आपने घर तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब ये घर हम जोड़ेंगी लेकिन आपके बिना। सुमन, मुझे माफ कर दो। हटो मेरे रास्ते से, ये घर मेरा है। यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। पत्ता नहीं क्रांति, अब तेरी किस्मत हिलेगी। लालची राम आगे बढ़ते हैं और कड़ाकेदार थप्पड़ मारते हैं। ये थप्पड़ उस लालच के लिए जिसने मेरे घर की खुशियों को निगल लिया। तुझे पैसा चाहिए था ना, अब जा और गलियों में भीख मांग। और ये थप्पड़ मेरी तरफ से माँ। आपने सिर्फ मेरी शादी नहीं तोड़वाई, आपने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा है। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। भोला बेटा, देख ये सब मुझे मार रहे हैं, तू तो मेरा साथ देगा ना? माँ, आपने मुझे अपनी पत्नी का गुनहगार बना दिया। निकल जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। माँ जी, हम साथ साथ हैं का पाठ आपने हमें पढ़ाया था। अब हम आपके हैं कौन बनकर इस घर से विदा हो जाइए। श्रद्धा और कीर्ति क्रांति देवी और बुआ का हाथ पकड़कर उन्हें घर के मुख्य दरवाजे तक घसीटती हैं। बहुत राज कर लिया आपने। क्रांति देवी और जहरीली बुआ सड़क पर धूल में गिरी हुई हैं। घर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन नागिन। आप लोगों के लिए इस घर में तो हैप्पी एंडिंग कर दी, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या? मेरी तो हालत पोपटलाल जैसी हो गई। क्या जिस तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी तक पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, इस सीरीज में मेरी भी नहीं होगी? इसे एंड करें या पार्ट 3 देखोगे? कमेंट में बताओ।